In this part, we're going to discuss microsporogenesis, that is the formation of microspore. So I hope आपने पहले वाला जो पार्ट है वो पढ़ लिया होगा, दैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एंड ऑल. इफ़ अगर आपने पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले का जो पार्ट है वो नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ उसको पढ़िए, उसको कवर कीजिए एंड देन इस पे प्रोसीड कीजिए. बिकॉज अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ समझ आने वाली नहीं है. ठीक है, आपको थोड़ा पहले का आइडिया होना चाहिए. अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. एंड व्हाट आर माइक्रोस्पोर मदर सेल? सी, वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. एंड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेंटर में खूब सारी सेल्स होती हैं, खूब सारा टिश्यू होता है जिसको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं. एंड दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं वो पॉलन ग्रेन फॉर्म करती हैं या फिर माइक्रोस्पोर फॉर्म करती हैं. नाउ सी, ये जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं. दीज आर नथिंग बट दीज आर स्पोरोजिनस सेल्स. ये कुछ नहीं है, ये स्पोरोजिनस सेल्स ही हैं जो कि आगे डिवाइड होके, ठीक है, मियोसिस डिवीजन करके क्या करती हैं, माइक्रोस्पोर बनाती हैं. सो एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैव कैपेसिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर. हर एक सेल के पास स्पोरोजिनस जो टिश्यू है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उन सब सेल्स के पास ये कैपेसिटी है कि वो क्या बना सकती हैं, माइक्रोस्पोर बना सकती हैं. दैट इज वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर सकती हैं. ओके, नाउ एक एक्सेप्शन है, दैट इज ज़ोस्टेरा. ज़ोस्टेरा के अंदर क्या होता है, कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल डिजेनरेट हो जाती हैं. वाई डिजेनरेट इसलिए होती हैं, बिकॉज इसकी जो टैपिटल सेल्स होती हैं दे आर नॉट दैट मच कैपेबल कि ये इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, बहुत कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. सो इन केस कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल को डिजेनरेट होके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है. दैट्स वाई ये स्टेराइल हो जाती हैं कुछ. ठीक है, बाकी कुछ जो है, बाकी जो है इनके अलावा वो तो आपका आगे फर्दर करेंगी, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. बट कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्टेराइली रहती हैं फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस. ओके, ज़ोस्टेरा के अंदर ये होता है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. नेक्स्ट, अब जनरली देखो होता क्या है, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है. फॉर एग्जांपल एक स्पोरोजिनस सेल है, वो एक्ट कर रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह. दैट इज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, नाउ होता क्या है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिवीजन करेगी, दैट इज मियोसिस. क्या करेगी ये, मियोसिस करेगी. एंड मियोसिस डिवीजन से इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स और 4 हैप्लॉइड सेल्स विच वी कॉल माइक्रोस्पोर. ओके, 4 हैप्लॉइड सेल्स, इनको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलेंगे. एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी ऑलवेज इन डिप्लॉइड कंडीशन. वी आर डिस्कस्ड, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की थी कि गैमेट किसी का भी हो, इट इज़ यूनिवर्सल, कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए. ये हम गैमेट ही तो बना रहे हैं. व्हाट इज माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट इट इज गैमेट. तो हम गैमेट ही बना रहे हैं. और जब भी हमें गैमेट बनाना है, मैंने बोला गैमेट हैप्लॉइड ही होना चाहिए. मैंने क्या, साइंटिस्ट या जो भी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होनी चाहिए. और अगर पेरेंट डिप्लॉइड है और गैमेट हैप्लॉइड बनाना है तो वी हैव टू डू अ प्रोसेस दैट इज मियोसिस. मियोसिस करना पड़ेगा तो हमको माइक्रोस्पोर मिलेंगे. अब 4 माइक्रोस्पोर आपको मिलते हैं, 4. ये जो 4 हैं ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जनरली अरेंज हो जाते हैं. मेनली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं. दैट इज 4 जो माइक्रोस्पोर हैं वो एक ही 4 जो माइक्रोस्पोर हैं उनको, वो हमको, अगर हम उनको देखेंगे तो एक साइड से हमें चारों के चारों विजिबल होंगे. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, सिचुएट हो जाते हैं. अब होता क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अलावा और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये क्या करते हैं, और भी डिफरेंट अरेंजमेंट शो करते हैं. ठीक है, वो डिफरेंट अरेंजमेंट, ये तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल एंड इट इज जनरली सीन इन डाइकॉट्स. ये जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, डाइकॉट्स के अंदर. एक और अरेंजमेंट होता है, दैट इज जिसके अंदर आपको 3 सेल देखने को मिलती हैं एक सरफेस पे. एंड एक जो सेल है वो बैक है, वो आपको दिखेगी नहीं, डॉर्सल साइड में है. ऐसे अरेंजमेंट को जिसके अंदर आपको 3 सेल्स देखने को मिल रही हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल. आइसोबाइलेटरल. एंड ये आपको जनरली किन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स. ठीक है, इसके अलावा एक और अरेंजमेंट हो सकता है डेक्यूसेट टाइप.
इन डेक्यूसेट टाइप वी हैव दैट 3 सेल्स, बट एक जो होती है थोड़ी सी लार्जर होती है और एक जो होगी वो पीछे होगी, एंड 2 सेल्स ये रही, सॉरी 2 माइक्रोस्पोर ये रही। ये सारे माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ना। अब इसको हम लोग ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्यूसेट, डेक्यूसेट टाइप, ठीक है। और ये जनरली आपको देखने को मिलता है मैग्नोलिया। नेक्स्ट एक और टाइप का हो सकता है, 2 टाइप के और हो सकते हैं। 4 माइक्रोस्पोर हैं, टी शेप में अरेंज्ड है, 2 एक लाइन में है एंड 2 उसके परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप्ड, ओके। और ये जनरली आपको देखने को मिलता है हेलोफिला, हेलोफाइला के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज लीनियर। 4 माइक्रोस्पोर आपको एक लाइन के अंदर अरेंज दिखेंगे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। एंड ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका जनरली किसके देखने को मिलता है, पॉलीएंथस के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ योर 4 माइक्रोस्पोर्स। जनरली जो मोस्ट कॉमन है वो आपका होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। मेनली इस अरेंजमेंट में जो 4 माइक्रोस्पोर है वो अरेंज होते हैं, बाकी ये अरेंजमेंट भी जनरली देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स अगर हम लोग देखें तो देखो, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो मिराबेलिस जलापा का होता है। मिराबेलिस जलापा एक थोड़ा सा लोकल प्लांट है, आपको देखने को जनरली मिल जाएगा, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एक बार सर्च कीजिएगा मिराबेलिस जलापा, जिसको हम लोग जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हुई है, रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट इज आपका लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन। लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किसका है, आपका जोस्टेरा का, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेराइल हो जाती हैं रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। हम लोगों ने अभी अभी इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। देन आपका आप इसके बाद आप अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। लर्न होना चाहिए मतलब इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स तो आपको रटे, बिकॉज होता क्या है, हमें 1-2 मार्क्स के अंदर क्या पूछ लेते हैं, हमसे क्या पूछ लिए जाते हैं 1-2 मार्क्स के अंदर, डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपसे डेफिनेशन कोई नहीं, नीट की अगर बात करें तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछने बैठा है, बट आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, हर चीज़ के एग्जाम्पल्स, ठीक है। हर चीज़ के एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होने चाहिए इस केस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो किसका होता है, माइसोटिस, MYSOTIS, माइसोटिस, ठीक है। माइसोटिस का जो होता है वो सबसे छोटा पॉलन ग्रेन होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पॉलन बैंक। पॉलन बैंक्स आर व्हाट, बैंक्स आर द स्टोर हाउस। जनरली क्या होता है, स्टोरेज करते हैं बैंक, तो पॉलन बैंक्स क्या करते हैं, दे आर द स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं, एंड पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने की क्या जरूरत है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स लाइक वेरियस जो टेक्निक्स होती हैं आपकी RDT टेक्निक्स जो होती हैं, जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हम लोग कोई भी अच्छे प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है उसको लेते हैं और फिर डिफरेंट स्टिग्मा के ऊपर या फिर डिफरेंट ओवरीज से उसको फ्यूज करवाते हैं, ओव्यूल से फ्यूज करवाते हैं, एंड देन विल गेट द प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट वी है पॉलन बैंक। व्हाट पॉलन बैंक इज, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए 2 कंडीशन है आपको पॉलन ग्रेन को स्टोर करने की। What are these 2 conditions? सबसे पहले -196 डिग्री सेल्सियस पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है पॉलन ग्रेन्स को रखने के लिए। इसके अलावा आपको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ता है पॉलन ग्रेन्स को। तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, और इनको हम लोग इसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्म दें तो उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। Cryopreservation is what? Scientific term for preservation of your pollen grain, ठीक है। नेक्स्ट टू इट pollen viability। देखो pollen viability क्या होती है कि period by which pollen retain ability to germinate। ये वो पीरियड होता है तब तक एक pollen grain जर्मिनेट होने के लिए कैपेबल रहता है, ठीक है। जर्मिनेट इज वॉट, जब वो स्टिग्मा पे फॉल होगा, लाइक फर्टिलाइजेशन तब तक वो कर सकता है, तब तक वो वाइबल है। वो वाइबल जो पीरियड होता है कोई भी पॉलन ग्रेन का, ठीक है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड टाइप ऑफ प्लांट।
ठीक है, इन 3 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो भी कोई पॉलन ग्रेन जनरली अपनी वाइबिलिटी लूज कर देता है, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी कंडीशंस बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो भी उसकी वाइबिलिटी लूज हो जाती है। और टाइप ऑफ प्लांट डिफरेंट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की वाइबिलिटी होती है, डिफरेंट पीरियड होता है वाइबिलिटी का। लाइक जो राइस एंड व्हीट होता है या फिर आपके जो मेनली सीरियल्स होते हैं इनके अलावा, उनके अंदर 30 मिनट्स जो रहता है वो वाइबल पीरियड रहता है, ठीक है, 30 मिनट्स दैट इज हाफ एन आवर तक वो वाइबल रहते हैं। उसके बाद अगर आप फर्टिलाइज करवाने के लिए उसको अगर इस टाइम के बीच में किसी पॉलिनेटर ने उसको ट्रांसफर कर दिया अगर स्टिग्मा पे, देन तो ओके हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। इफ अगर नहीं कर पाए तो फिर फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, देन है आपका किसी प्लांट्स के अंदर, किसी फैमिलीज के अंदर बहुत मंथ्स का भी वाइबल पीरियड होता है। लाइक रोजेसी जिसमें आपके रोज आते हैं, सोलेनेसी इन विच जो आपका एग प्लांट आता है दैट इज ब्रिंजल, या फिर आपका लेग्यूमिनोसे जिसमें आपके लेग्यूम्स आते हैं, मेनली सारी पल्सेस आती हैं। इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मंथ्स के लिए क्या होती है, बहुत मंथ्स के लिए वाइबिलिटी रहती है, बहुत मंथ्स तक इनके पॉलन ग्रेन्स वाइबल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू इट हम लोग पढ़ेंगे पॉलन एलर्जी। व्हाट इज पॉलन एलर्जी? पॉलन एलर्जी इज व्हाट, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में हे फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हे फीवर, टेक्निकल टर्म्स के अंदर। ये किससे होती है, इसका एक एग्जांपल है पार्थेनियम। पार्थेनियम जो ग्रास है, कैरेट ग्रास होती है, एक एक्सोटिक प्लांट है, हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर से लाया गया था, बहुत सुंदर दिखती है इस वजह से, ठीक है, फॉर एस्थेटिक पर्पस। तो पार्थेनियम जो है उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर एलर्जेटिक्स टू सम पीपल्स, है ना, वो एलर्जी कॉज करते हैं। और किस टाइप की एलर्जी, कि वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर देते हैं। मेनली जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज करती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन से या ब्रीदिंग के रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, लाइक ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है, दीज टाइप ऑफ डिजीज आपको जनरली कॉज करता है पॉलन एलर्जी, ठीक है। इसके बाद पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स। देखो जनरली पॉलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये लोग एलर्जी कॉज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हर पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। सम पॉलन ग्रेन्स आर दैट ऑल्सो दे कैन बी ईडेबल, उनको हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर दे आर वेरी न्यूट्रिटिव, है ना, वो बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं, एकदम रिच होते हैं, सो दैट हम लोग उनको क्या करते हैं, एथलीट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए एज ए सप्लीमेंट हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो हॉर्स रेस होती है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग हॉर्स को फीड कराते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, ठीक है। तो दीज आर दी, आजकल ये ट्रेंड है, ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे हैं। पॉलन टैबलेट्स या फिर सिरप्स जो है इस फॉर्म में मिलती है मार्केट में, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, कि किस तरीके से जो आपका माइक्रोस्पोर होता है वो टेट्राहेड्रल कंडीशन के अंदर, किस तरीके से जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो टेट्राहेड्रल कंडीशन के अंदर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। तो सबसे पहला डिवीजन क्या करेगी, वो मियोसिस करेगी टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। एंड दीज माइक्रोस्पोर विल फर्दर गिव रेज टू, ये क्या बनाएंगे आगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है, ये आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। इनको अभी हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं बिकॉज ये इमेच्योर स्ट्रक्चर है। इसके बाद जब पूरा वॉल फॉर्मेशन होने लग जाएगी अच्छे से इनके आजू बाजू, और ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हैं, है ना, ये अटैचमेंट मतलब ये अटैच्ड है, ये कोई ना कोई अटैचमेंट स्टेट है जिसके अंदर ये अटैच्ड रहते हैं चारों के चारों, मेनली टेट्राहेड्रल होते हैं। और इनकी जो अटैचमेंट होती है इनको डिसॉल्व कौन करता है, मैंने बताया था टैपेटम एक एंजाइम रिलीज करती है दैट इज कैलेज, ठीक है। इनके अंदर कैलोज की थिकनिंग होती है, उस कैलोज की थिकनिंग को डिसॉल्व करने के लिए कैलेज एंजाइम यूज आता है, और वह एंजाइम क्या करता है, इसको डिसॉल्व कर देता है, जिससे चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं एंड देन दे विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, पॉलन के बारे में। Now we'll discuss the structure of pollen grain. Pollen grain generally represents male gametophyte. Okay. It represent male gametophyte. हम लोग जनरली इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं बिकॉज इसके बाद pollen grain जो है it will lead to और या फिर it will results into formation of male gamete. ये मेल गैमेट बनाएगा, अभी तक मेल गैमेट बना ही नहीं है,
ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ओके, दे आर 2 layers. The outer layer is known as exine and the inner layer is known as intine. The outer layer is not uniform, it is present in patches or it leaves some pore like structure, ठीक है, which will mention या which is, हम उसको क्या बोलते हैं, germ pore. सो जो आपका माइक्रोस्पोर होता है, आपको जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. आउटर जो लेयर है वो है आपका एक्साइन. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को एक्साइन एंड द इनर लेयर इज इंटाइन. ठीक है, इसके बाद अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वी हैव अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस. अच्छा, जनरली हम लोगों ने क्या देखा था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है MCC. ठीक है, इट विल गिव रेज टू 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स जनरेट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ठीक है, with the help of meiosis it will generate 4 haploid microspores. These microspores will then convert into pollen grains. ठीक है, they will be converted into pollen grains by, जब ये 2 लेयरिंग हो जाएंगी तब हम इसको pollen grain बोलने लगेंगे. और ये जो pollen grain है इसके अंदर अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जैसा कि माइक्रोस्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर भी एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है. दिस हैप्लॉइड न्यूक्लियस विल देन अगेन undergo a different type of division, that is mitosis. एक माइटोसिस डिविजन करेगा and it will form 2 cells, one vegetative and one generative. okay, so साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस था, उसने 2 में डिवाइड किया. एक तो थोड़ा सा बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बना, ठीक है, एंड एक स्पिंडल शेप न्यूक्लियस बना, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा बना. एंड फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो ये सेल तो थोड़ा छोटी रह गई है ना, और ये जो बड़ी सेल रह गई उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हुई रह गई ये छोटी सेल. इस स्मॉल सेल को हम लोग जनरली बोलते हैं जनरेटिव सेल. क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल. एंड दिस सेल इज वेजिटेटिव सेल. ये होल स्ट्रक्चर इज योर वेजिटेटिव सेल. ओके, दिस इज वेजिटेटिव सेल. नाउ होता क्या है, तो हमने देखा एक वेजिटेटिव बन गई, एक जनरेटिव बन गई. ध्यान रखिएगा, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जर्मिनेटिव सेल इज दैट जो वेजिटेटिव सेल होती है ये न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए होती है. इट इज मेंट फॉर न्यूट्रिशन. ठीक है, ये क्या करेगी, इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. ठीक है, इसके पास बड़ा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट एंड डेंस साइटोप्लाज्म, एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल के पास स्पिंडल शेप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. और आगे जो जनरेटिव सेल है इट विल फर्दर अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल गिव रेज टू नाउ 2 मेल गैमेटोफाइट, 1 मेल गैमेटोफाइट, सॉरी 1 मेल गैमेट एंड अदर मेल गैमेट. सो ओवरऑल क्या स्टोरी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी हमारी, जो क्या थी, एक स्पोरोजीनस टिश्यू की कोई सेल थी, स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करने लगी. उसने क्या किया, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जनरेट किए. ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर्स थे ये मियोसिस से बने थे. ठीक है, इसके बाद पॉलन ग्रेन, ये इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, थोड़े सा इनलार्ज हुए. ठीक है, 2 लेयर बनी तो हम इसको पॉलन ग्रेन बोलने लग गए. एंड ये जो पॉलन ग्रेन है नाउ इट विल अंडरगो माइटोसिस. इसने माइटोसिस किया और इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसने 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिए और फिर अल्टीमेटली इसने 2 सेल्स बना ली. एक वेजिटेटिव सेल्स कहलाई और दूसरी जनरेटिव सेल्स. अब ये जो जनरेटिव सेल है वो थोड़ी सी छोटी होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है. जनरेटिव सेल ने फर्दर क्या किया, 2 गैमेट
मेल गैमेट बना है, ठीक है। ये जो 2 मेल गैमेट हैं दे विल देन अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। एक बार हमने 10th में पढ़ा था, ये एग से, एक मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, एग से फर्टिलाइज करेगा, और एक मेल गैमेट आपका पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा। दैट वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट। आपको अभी इतनी स्टोरी बिल्कुल अच्छे से याद करनी, इट इज वेरी इजी, बहुत स्टोरी के रूप में याद कर लीजिए। एक माइटोसिस होगा, देन फिर 2 सक्सेसिव एक मियोसिस होगा, देन फिर 2 सक्सेसिव माइटोसिस होंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक एक लेयर को पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ लिया है। वैसे एक्साइन क्या होती है, आउटर लेयर होती है। It is made up of sporopollenin. That is very important thing. It is made up of sporopollenin and it is, remember, most resistant organic material. Why resistant? Resistant क्यों होता है ये? Because इसके ऊपर ना तो हीट का कोई असर होता, ठीक है, हीट से रेजिस्टेंट है, प्लस टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है, प्लस एसिड या फिर कोई भी एल्कली, ठीक है, इससे भी रेजिस्टेंट है। इवन ये एंजाइम का भी कोई एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, एंजाइम डिग्रेडेशन से भी ये रेजिस्टेंट है। तो ये जो 4 मेजर चीज़ें होती हैं जो डिग्रेडेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ये चारों चीज़ें ही स्पोरोपोलेनिन पे एक्ट नहीं कर सकती। फॉर दैट पर्पस ये स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो सबसे रेजिस्टेंट लेयर होती है, सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रहता है बहुत सारे सालों तक, ठीक है, फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रहता है बहुत सारे सालों तक, बिकॉज इसको कोई एंजाइम डिग्रेड तो कर नहीं सकता है। वेदर किसी ह्यूमन, कोई भी इसको इंजेस्ट कर ले, किसी ने भी खा लिया तो कोई भी हमारे स्टमक का या कोई भी जो भी एंजाइम है वो इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो लेयर होती है एक्साइन, अच्छा स्पोरोपोलेनिन आपको पता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था स्पोरोपोलेनिन कैसे, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन आता है, ठीक है, कैसे ये लेयर फॉर्म होती है। जब आपकी टेपेटम एक टाइप की छोटी बॉडीज रिलीज करती है, दैट इज यूबिश बॉडीज। ये जो यूबिश बॉडीज होती हैं दे विल जनरेट स्पोरोपोलेनिन एंड स्पोरोपोलेनिन विल इंटैक्ट विद, ये बाहर वाली जो एक्साइन लेयर होती है इसके ऊपर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली सराउंड कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो आपका स्पोरोपोलेनिन होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ये कुछ पैचेस छोड़ता है। अब ये पैचेस छोड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पॉलिनेशन हो जाएगा इसके बाद ये पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, इसके बाद जर्मिनेशन भी तो होगा, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। वो पॉलन ट्यूब कहाँ से जनरेट होगी, अगर ये पूरा इंटैक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी पोर नहीं होगा बीच में, तो पॉलन ट्यूब तो जर्मिनेट ही नहीं हो सकती, नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फॉर दैट पर्पस देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स छूटे हुए होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, फ्रॉम वेयर योर पॉलन ट्यूब विल जर्मिनेट, यहाँ से पॉलन ट्यूब क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब किस तरीके से नेचर के अंदर हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। मतलब पता है कि स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं होने देगा तो उसके लिए खुद के पास मैकेनिज्म है, बट कैसे अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए भी एक तरीके का मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास इंटाइन। इंटाइन आपकी एक्साइन से जस्ट अंदर लेयर होती है, ठीक है, एंड ये आपकी जो होती है ये सिंपल सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलके बनी हुई होती है आपकी, ठीक है, जिससे आपकी नॉर्मल सेल वॉल मिलके बनी हुई होती है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म होती है, ये कहीं पे भी पैचेस नहीं लीव करती, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म लेयर होती है, इक्वली सराउंड करती है पूरे साइटोप्लाज्म को, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है, बिकॉज पॉलन ट्यूब जो बनती है वो इसकी यही जो मेम्ब्रेन होती है, इंटाइन जो होती है वही प्रोट्यूड आउट होती है और क्या बना लेती है, पॉलन ट्यूब बना लेती है जब भी जर्मिनेट होने का टाइम आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारा क्या पढ़ लिया है अभी तक, बाहर की लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, एक्साइन और इंटाइन के बारे में। नाउ जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, जब वो माइक्रोस्पोर स्टेज में था या पॉलन ग्रेन था तो उसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। नाउ दिस न्यूक्लियस विल अंडरगो माइटोसिस, हमने अभी भी पढ़ा था माइटोसिस, एंड जिसकी हेल्प से 2 सेल्स बन जाती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज कंपैरेटिवली लार्जर with dense cytoplasm and a big prominent nucleus, while generative cell having spindle shaped nucleus, even its nucleus is small also and its cell is also small cell which is floating in the cytoplasm of your vegetative cells. Okay, clear? Next is generative cell जो है it will again
undergo a mitosis division, and this mitosis division will leads to formation of 2 male gametes. Okay, and these 2 male gametes will then fertilize with different structures in ovule, and they will give rise to a zygote. Okay, so देखिए जनरली क्या होता है, ये वाला जो डिवीजन होता है लास्ट वाला, जब जनरेटिव सेल वाला जो डिवीजन होता है, मतलब जनरेटिव सेल दो तरीके से डिवाइड करती है, मतलब दो टाइम पे डिवाइड करती है. पहला ये पॉलन ग्रेन है, इसने एक डिवीजन कर लिया, 2 हैप्लॉइड सेल बन गई इसके अंदर, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल. कोई पॉलन ग्रेन तो इसी सेल 2 सेल कंडीशन के अंदर डाइसेंस हो जाता है, एंथर फट जाता है और पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाते हैं, पॉलिनेट हो जाते हैं. ठीक है, एंड पॉलिनेट होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करते हैं, एंड नाउ इनकी जो जनरेटिव सेल है इट विल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस. ठीक है, दूसरा वाला माइटोसिस कंप्लीट करेगी एंड इट विल फॉर्म 2 मेल गैमेट्स इन पॉलन ट्यूब. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट केस. इन नेक्स्ट केस ऐसा 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा ही होता है कि पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज के अंदर क्या हुआ, पॉलिनेट हो गया, उड़ के स्टिग्मा के पास चला गया, एंड स्टिग्मा के अंदर फर्दर आगे चेंजेस हुए और 2 मेल गैमेट बने. ठीक है, जनरली ऐसा 60% एंजियोस्पर्म में होता है. बट इन केस ऑफ 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल्ड कंडीशन के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज होता है. 3 सेल कंडीशन के अंदर मतलब व्हाट, कि जब पॉलन ये जो एंथर होता है इसका डाइसेंस नहीं हुआ होता है, जब तक एंथर फटा ही नहीं होता है, पॉलन ग्रेन बाहर ही नहीं आए होते हैं, उससे पहले ही जब पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हैं, उसी टाइम पे इनके अंदर जो जनरेटिव सेल होती है वो 2 मतलब सेकेंड वाला जो माइटोसिस है वो कंप्लीट कर लेती है और 2 मेल गैमेट्स जनरेट कर देती है. अब 3 सेल कंडीशन हो गई है. देखिए 2 तो मेल गैमेट बन गए, एक ये जो थी ये तो 2 में कन्वर्ट हो गई जनरेटिव सेल, तो 2 मेल गैमेट बन गए. दीज 2 मेल गैमेट एंड एक आपकी वेजिटेटिव सेल, ये तीनों सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, 3 सेल कंडीशन हो जाएगी, और नाउ एंथर डाइसेंस होगा और ये चीज़ पॉलिनेट होगी, मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलिनेट होगा, तो इसको हम बोलेंगे 3 सेल कंडीशन के अंदर पॉलिनेशन हुआ है. यहाँ पे 3 सेल कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हुआ है, जबकि 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल कंडीशन के अंदर. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ सेकेंड माइटोसिस, कि सेकेंड माइटोसिस कब हो रहा है, 2 सेल और 3 सेल कंडीशन ऑफ पॉलन ग्रेन होती है. ओके, सो इन दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड विद आवर पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है. ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने पूरा मेल वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया. नाउ विल प्रोसीड विद फीमेल वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फीमेल पार्ट स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू.